गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू द सक्सेस जोन। आई एम शालिनी और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी के। जैसा आपको पता है एसएससी में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी के क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं आज। और आप अपना स्कोर ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना आ रहा है इस 10 क्वेश्चन के क्विज़ में, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको मार्क्स कम भी आ रहे हैं, तो अभी काफ़ी टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। थ्योरी जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो किस चीज़ से रिलेटेड है? द थ्योरी ऑफ एसेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर पेमेंट, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। तो बताइए किस चीज़ से रिलेटेड है। आई होप आपने इसका आंसर दिया होगा। देख लेते हैं फिर इसका आंसर क्या है। द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रिलेटेड है आपका इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड वेल्थ। आपका जो ऑप्शन डी है उससे रिलेटेड है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में ये इक्वालिटी ऑफ थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ये बताता है कि जो पेमेंट है, इनकम जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। देखिए आप नॉर्मल शब्दों में समझें तो अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपका इनकम के प्रपोर्शन में आपके काम के प्रपोर्शन में अगर आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए तो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये बताता है कि इक्वालिटी होना चाहिए आपका इनकम और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन में। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे जो जितने भी हैं, जो आपका लैंड है, लेबर है और कैपिटल है, इन सब के बीच में आपका जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि कि मोटिवेशन मिलता रहे काम करने का। आप सिंपल शब्दों में समझे तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? स्टडी ऑफ मून को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, एरिडोलॉजी और प्लैनेटोलॉजी। तो क्या लगता है आपको क्या बोलते हैं? देखिए इसका आंसर होगा सेलेनोलॉजी। सेलेनो जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सेलेनो का मतलब ग्रीक में एक गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं जो मून का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इंग्लिश में सेलेनो वर्ड को लिया गया है जो मून को दिखाता है। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, तो सेलेनो का मतलब हो गया मून और लॉजी का मतलब हो गया स्टडी। तो आप समझ सकते हैं सेलेनोलॉजी का मतलब हो गया जो स्टडी जिसमें हम मून को स्टडी करते हैं। अब नेक्स्ट देखो तो कॉस्मोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहते हैं। एरिडोलॉजी जो है स्टडी ऑफ एरीज को कहते हैं। एरीज जो आइस के एक पार्ट को बोलते हैं एरीज। प्लैनेटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ प्लैनेट्स को बोलते हैं। तो ये है कुछ ओके। तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आपके एक क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आंसर्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच फर्स्ट कंट्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन इज? ऐसी कौन सा पहला कंट्री है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले बनाया था? इंडिया है, इंग्लैंड है, यूएसए है और श्रीलंका है। तो ऑप्शन आप बताइए, क्या लग रहा है आपको, क्या आंसर है? इसका आंसर है सी। यूएसए ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था और इसको रेटिफाइड किया था 21 जून 1788 को। ओके एंड इसको लीगली सेंक्टिफाइड डॉक्यूमेंट घोषित कर दिया गया था यूएसए के द्वारा। सेंक्टिफाइड का मतलब होता है डिक्लेयर होली। होली का मतलब होता है इसको पवित्र चीज़ डिक्लेयर कर देना, ताकि आप उसका निरादर ना कर सको। कोई भी पीपल जो है कंट्री का वो उसका निरादर नहीं कर सकता है। तो यहाँ कुछ हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी देखेंगे, टर्मिनोलॉजी भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए वो सारे टर्म। तो वो सारी चीज़ें भी आपको क्लियर होती जाएगी। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट ऑन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज करेक्ट? ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो कि सही है? पहला है हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज नोन टू देम। हॉर्स सेक्रीफाइस के बारे में उनको पता था। काउ वॉज सेक्रेट टू देम। काउ जो था वो सेक्रेट था उनके लिए। पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम। पशुपति की उनके द्वारा पूजा की जाती थी, पवित्र माना जाता था उसे। द कल्चर वॉज जनरली स्टैटिक। कल्चर जो था वो स्टैटिक था।
तो ऑप्शन आप बताइए क्या है, लग रहा है आपको सही है। तो इसका जो आंसर है वो है पशुपति वॉज वेनरेटेड बाय देम। जैसा कि हमें पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि हॉर्स के बारे में उनको नहीं पता था। जब हम वैदिक सिविलाइजेशन की बात करते हैं तब उनको हॉर्स के बारे में पता चला था। फिर काऊ के बारे में भी इतना ज़्यादा एविडेंस हमें नहीं मिलता है वहाँ पे। और कल्चर स्टैटिक नहीं था क्योंकि टाइम टू टाइम क्या है, पोट्रीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिली है हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में, जो ये दिखाती है कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोट्रीज यूज़ किए जाते थे। तो इसका मतलब जो उनका जो सिविलाइजेशन था वो स्टैटिक नहीं था, एक रुका हुआ सिविलाइजेशन नहीं था, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स अराइजेस फ्रॉम, प्रॉब्लम जो है इकोनॉमिक्स का वो क्यों अराइज होता है? प्लेंटी ऑफ गुड्स, गुड्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है हमारे पास। स्कैरसिटी ऑफ गुड्स, गुड्स जो है वो कम अवेलेबल है हमारे पास। हमारे वांट्स ज़्यादा हैं और गुड्स लेस है, जो प्रोडक्ट है वो कम है और वांट्स ज़्यादा हैं। मोर वांट्स एंड लेस गुड्स, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो क्या आंसर लग रहा है, चारों में से क्या ऑप्शन होगा? तो इसका आंसर है स्कैरसिटी ऑफ गुड्स। ओके, क्योंकि आप जैसा जानते हो इकोनॉमिक का जो प्रॉब्लम है वो अराइज होता है ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की मात्रा बहुत कम अवेलेबल है कंपैरेटिव टू द लोग, जितने लोग हैं उसके कंपैरिजन में रिसोर्स कम है। तो इसकी वजह से क्या है, वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, हम चाहते बहुत सारा है और हमारे पास रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आता है, इंडिविजुअल को समझ में नहीं आता है कि एक ही की उसकी जगह पे क्या क्या ले। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमेशा अराइज होगी जब जब स्कैरसिटी ऑफ प्रोडक्ट होगा और अल्टरनेटिव नीड्स एंड्स का यूज किया जाता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। January 26 selected as the date of inauguration of the Constitution because 26 जनवरी को क्यों डेट सेलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को इनॉग्रेट करने के लिए? जैसा आपको पता है 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, तो 26 जनवरी ही क्यों चूज़ किया गया, 27 जनवरी क्यों नहीं किया गया, 28 क्यों नहीं लिया गया? 26 के पीछे क्या लॉजिक है ये आप बताइए। ऑप्शन है इसका, इट वॉज कंसिडर टू बी द एन ऑस्पिशियस डे, पवित्र दिन माना जाता है, बहुत अच्छा दिन माना जाता है, इसलिए इसको सेलेक्ट किया गया। या इस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था 1942 में। ऑन दैट डे द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1942। द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज इंडिपेंडेंस डे, जो कांग्रेस हैं उन्होंने इसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया था 1930 में। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको सही है? ऑप्शन अपना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आंसर है इसका सी, द कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930। 1930 में जब लाहौर सेशन जो था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पहली बार डिमांड किया था कि उनको पूर्ण स्वराज चाहिए। और 1930 में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया था बेसिकली लाहौर सेशन में। तो इसलिए 26 को ही वो पास हुआ था। इसकी वजह से हम 26 डेट लिया है हमने हर साल इंडिपेंडेंस डे ये रिपब्लिक डे मनाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन सी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज रेंट अर्न बाय लैंड इवन इन द लॉन्ग रन? लॉन्ग रन में भी, लंबे समय में भी अगर आप बात करो तो रेंट हमेशा लैंड पे अर्न होता है। तो उसका रीज़न क्या है? लैंड हैज़ ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। लैंड जो है वो ओरिजिनल है और उसको खत्म नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। लैंड इज ए मैन मेड फैक्टर, लैंड जो है वो मानव के द्वारा बनाया हुआ फैक्टर है। और इसका सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में इसका सप्लाई इनइलास्टिक है। सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में इसका सप्लाई इनइलास्टिक है। तो आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको क्या लग रहा है इस चारों में क्या ऑप्शन सही है आपका? तो इसका आंसर है इट्स सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द लॉन्ग रन। जो लैंड है उसको आप लॉन्ग रन में भी उसकी सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते हैं। लैंड जो होता है क्या होता है, वो फिक्स होता है।
आप उसको बढ़ा नहीं सकते आप। तो रेंट सप्लाई इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जिस प्रपोर्शन में आपका इनकम इंक्रीज हो रहा है उस प्रपोर्शन में आपका जो है वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इन इलास्टिक का मतलब होगा जिस प्रपोर्शन में आपकी कोई एक चीज़ें इंक्रीज हो रही है और सारी चीज़ें कांस्टेंट रख के दूसरा फैक्टर सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है। लाइक अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपका एक्सपेंडिचर भी सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, इलास्टिक होगा। और इन इलास्टिक क्या होगा, जब आपका कोई एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है पर सेम प्रपोर्शन में दूसरा फैक्टर इंक्रीज नहीं हो रहा है, स्टैटिक है, या फिर उसमें चेंजेस आ भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लाइक आपका इनकम बढ़ा तो एक्सपेंडिचर उतने कंपैरिजन में नहीं बढ़ा, तो क्या है इसका, रेंट सप्लाई इज इनइलास्टिक इन द लॉन्ग रन इन सेंस दैट नो ह्यूमन एफर्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सप्लाई इन लॉन्ग रन। उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता है लॉन्ग रन में भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है इंडिया का वो कब है? 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त, 26 नवंबर। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आप अपना आंसर बताएं कि क्या है इस चारों में से ऑप्शन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डे है वो 26 नवंबर को किया गया है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क बन के तैयार हो गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है वो हम 26 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे देश में लागू हुआ था, वो हम 26 जैन को मनाते हैं। ओके, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन डे विच इज ऑल्सो नोन एज संविधान दिवस इज सेलिब्रेटेड एज 26 नवंबर एवरी ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है उसको हम संविधान दिवस भी बोलते हैं और वो 26 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। कॉमोमोरेट ये दिखाने के लिए कि इस दिन हमने क्या किया था कि अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को। वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन दिस डेट इन 1949। 1949 में हमने इसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ स्टार। तो कलर ऑफ स्टार को क्या कौन सा जो कलर ऑफ स्टार है उसको क्या चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती है, या वेट, डिस्टेंस, टेम्परेचर या साइज। इस चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। आई होप आंसर दिया होगा आपने। तो इसका जो है वो टेम्परेचर है। कलर ऑफ स्टार ये बताता है कि टेम्परेचर कितना है स्टार का। ओके, द कलर ऑफ स्टार मोस्टली इंडिकेट टेम्परेचर, जो ये बताता है कि स्टार का एज कितना है। जितना ज़्यादा हॉट होगा स्टार वो ब्लू दिखेगा या ब्लू वॉइड दिखेगा। वही अगर स्टार जो है वो आपका अगर कम हॉट होगा तो वो रेड दिखेगा। अगर कूलेस्ट स्टार होगा तो आपको रेड शो करेगा। वही हॉटेस्ट स्टार होगा तो आपको ब्लू या ब्लू वाइट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन निकल गए। आपसे ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर स्टार का ये स्टार आपको ब्लू दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये निकलेगा कि स्टार हॉट है, वो हॉटेस्ट स्टार है इसलिए ब्लू है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा उस स्टार का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। कब डिस्कवर किया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन को? 1935 में, 1942, 1921 एंड 1922। तो क्या है आंसर, ऑप्शन ज़रूर बताएं। तो इसका आंसर है 1921। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो 1921 को दयाराम साइनी के द्वारा खोजा गया था। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं 1921 और 22 में, क्योंकि काफ़ी सिमिलर सा लगता है, आगे पीछे है इस वजह से। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1922 को मोहनजोदारो खोजा गया था और 1921 में हड़प्पा को ढूंढा गया था। तो सिविलाइजेशन जो था 1921 में वो पंजाब रीजन में ढूंढा गया था राय बहादुर दयाराम साइनी के द्वारा, और मोहनजोदारो को ढूंढा गया था 1922 में। और किसके द्वारा ढूंढा गया था? राखल दास बैनर्जी के द्वारा ढूंढा गया था। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। हड़प्पा जो है वो छोटा टर्म है तो वो पहले आएगा, 21 होगा, फर्स्ट टर्म है ये।
मोहनजोदाड़ो थोड़ा बड़ा टर्म है तो वो 2 आएगा लास्ट में, 22 बड़ा टर्म है इसलिए बाद में आएगा, छोटा है इसलिए पहले आएगा। सो गाइज आई होप आप अपना स्कोर ज़रूर लिखोगे कमेंट सेक्शन में, ज़रूर लिखिए अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कितना आया है। शर्म की कोई बात नहीं है, कम भी आया है तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करके आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।